हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने फिजिक्स का चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर और आज अपने इसका पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं हम बहुत दिनों बाद। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक आपके सामने है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर का और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और आप ये मान के चलो कि आपके इस चैप्टर में से जो 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार आना है उस 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको इनमें से एक टॉपिक जरूर मिलेगा। हो सकता है दोनों ही और में आ जाएं, नहीं तो एक टॉपिक तो आपको पक्का कन्फर्म 100% मिलेगा उसमें। तो ये वाला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा इतना नहीं है अभी अपने कहें कि हार्ड टॉपिक है। सिंपल सा टॉपिक है, आपको क्या करना है सर्किट बनाना और उसका ग्राफ बनाना है। अपनी तरफ से कुछ नहीं, सब चीज़ें याद रखने वाली हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ये टॉपिक है सारा। अगर अपने एक्सपेरिमेंट करके देखें तो जो रिज़ल्ट अपने को मिलते हैं वो सारे अपने क्या है इसमें मिलेंगे, जो ग्राफ बनेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों। समझ आई बात? तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को समझना है। और अब दोबारा से आप देखो स्कूल बंद हो गए हैं, फिर से वही ऑनलाइन पढ़ाई वाला टाइम शुरू हो गया है और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो भी क्या है एक बार कैंसिल हो चुके हैं। तो अपने दोबारा से कंटिन्यू करते हैं आज से। इससे पहले क्या है कि कुछ घरेलू परिस्थितियाँ थी और कुछ मैं थोड़ा आराम खुद भी करना चाहता था। ठीक है ना, क्योंकि 1 साल हो गया आपको पढ़ाते हुए और आप देखो कि पिछले लगभग जो मेरा अब 10 अप्रैल को ये चैनल का 1 साल पूरा हुआ था और तब तक मैंने 384 वीडियो डाल दी थी 365 दिनों में। मतलब कि डेली एवरेज 1 वीडियो डाल ही डाली है, कई बार 2 भी डाल देता था। ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्ट मुझे चाहिए था, इस कारण मैंने रेस्ट लिया है भी। हर काम में अगर आप रेस्ट ले लेते हो तो उससे क्या होता है आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही यानी नए टॉपिक को अपने स्टार्ट करना है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो टॉपिक है अपना वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा ही कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। पहले अपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो क्या होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। आपको मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर में 2 टाइप के 2 जंक्शन होते हैं। एक को अपने क्या बोल देते हैं, अगर मान लो कि उसका बेस कॉमन हो तो एक को क्या बोलेंगे इमीटर बेस और दूसरे को कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करता है, क्या कुछ होता है उसमें और किस तरह से अपने कर्व बनाते हैं। तो देखो, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन फॉर इनपुट एंड आउटपुट। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ट्रांजिस्टर का क्या होता है जो कॉमन होता है वो बेस वाला टर्मिनल होता है। इस कारण इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अपने बोल देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड बेस इज कॉल्ड द इनपुट वोल्टेज। यानी कि जो क्या बोल देते हैं अपने कि पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच है, इमीटर और बेस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई बी जो इसमें इनपुट वाली जो क्या है जंक्शन है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपने इनपुट वोल्टेज बोल देते हैं। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड बेस इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। क्योंकि इसमें कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है सी बी जंक्शन होता है वो क्या होता है आउटपुट की तरह काम करता है, यहाँ पर आउटपुट की तरह वर्क करता है, तो इस कारण उसको आउटपुट वोल्टेज बोल देते हैं। समझ आई बात? और यहाँ पर इमीटर करंट आई ई इज कॉल्ड इनपुट करंट एंड कलेक्टर करंट आई सी इज कॉल्ड आउटपुट करंट। तो सबसे पहले ये इनपुट आउटपुट वाला चक्कर समझने के लिए आप क्या करो, ये वाला सर्किट देखो। ठीक है ना, वैसे तो ये हाथों से ही बनाया हुआ है, पिछली बार का बनाया हुआ, तो चलो यानी डायरेक्ट हाथों से बिना स्केल यूज़ किए हुए, तो आपको तो समझना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि आपको पता है ये वाला एक ट्रांजिस्टर है। सबसे पहले ये सर्किट है, ये जो लैब में अपने सर्किट बनाते हैं ना वो वाला है। मतलब लैब में आपको ट्रांजिस्टर के बारे में अगर पढ़ना हो कि ट्रांजिस्टर को कैसे काम में लेते हैं तो वो आपके सामने ये सर्किट बना हुआ है। वैसे तो क्या होगा कि आपने अगर पीएन जंक्शन वाला प्रैक्टिकल जिस बच्चे ने कर लिया है उसने एक डब्बा सा देखा होगा, डब्बा होता है वहाँ पर, उसमें क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ होता है, उसी में फॉरवर्ड बायस का सर्किट, उसी में रिवर्स का आपको ऊपर पिन लगा के और उसको कनेक्ट करना होता है। समझ आई बात? तो अब इसमें भी एक तरह का डब्बा ही होता है, उसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होगा। ठीक है, तो अब ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। एनपीएन के लिए बना सकते हैं, आपके पीएनपी के लिए दिया हो तो पीएनपी के लिए बनाया हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा कि इस ट्रांजिस्टर का अपने क्या करना है, अब वोल्टेज
और करंट, इन दोनों के बिटवीन ग्राफ दिखना है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के दो जंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर दो क्या होते हैं, अपने जंक्शन होने के कारण इसको दो साइड से कनेक्ट करना पड़ता है। एक सर्किट को अपने इनपुट सर्किट बोल देते हैं और एक को आउटपुट सर्किट बोल देते हैं, और ये बेस क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है, इस कारण इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। तो बेस, कॉमन बेस से इधर लेफ्ट साइड वाला जो सर्किट होगा इसको तो अपने क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे इनपुट, और जो इस राइट साइड वाला होगा इसको क्या बोलेंगे, अपने आउटपुट सर्किट बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज और करंट। तो अपने को क्या करना है, जो मेन टॉपिक है अपना भी आज का जो मेन टारगेट है वो ये है कि अपने को इस इनपुट सर्किट में जो वोल्टेज और करंट होगा पहले उसके लिए ग्राफ खींचना होगा, फिर जो आउटपुट वाला वोल्टेज और करंट यानी V और I है उसके लिए ग्राफ बनाना होगा। दो ग्राफ बनाने अपने ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, जिस तरीके से आपने रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ बनाया था ना, रेजिस्टेंस के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और डायोड के लिए भी आपने वोल्टेज और करंट के लिए ग्राफ बनाया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने किसके लिए ग्राफ बनाना है अब बच्चों, ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पर ग्राफ बनाना होगा। समझ आई बात। तो अब देखो अपने क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर ये याद रखना है कि ये E-B जंक्शन है, तो अपने क्या करते हैं, इस वाले जंक्शन को, लेफ्ट साइड वाले को, अपना जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम करता है। अपने यही पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में अपने काम में लेंगे, आपके सिलेबस में ओनली एक्टिव रीजन में है। तो एक्टिव रीजन में जो लेफ्ट साइड है यानी इनपुट वाला है उसको तो अपने क्या करना होता है, उस जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस करना होता है, और इसको अपने क्या करना होता है, रिवर्स बायस करना होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको फॉरवर्ड और इसको क्या करेंगे, रिवर्स बायस अपने करेंगे। तो अब आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करने के लिए क्या करना होगा कि इसके देखो दो टर्मिनल, ये N और ये P है, तो P को P से यानी पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से बैटरी के। तो अपने यहाँ से वायर निकालते हैं, एक बार बीच वाला को छोड़ दो और यहाँ से आगे ये वायर यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर लगा के, और इधर क्या करेंगे, पॉजिटिव बैटरी का, और इधर क्या करेंगे, इस बेस के साथ अपने क्या करेंगे, बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है भी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव अपने किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अब बैटरी लगा के आगे अपने पोटेंशियल डिवाइडर लगाते हैं। अब पोटेंशियल डिवाइडर क्यों लगाते हैं यहाँ पर, उसका कारण ये होता है कि ये वाली जो बैटरी है ये बड़ी बैटरी लेते हैं, मान लो 20 वोल्ट है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर वोल्टेज सेट करनी है भी, आपको तो 5 वोल्ट चाहिए, तो इस पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से सेट करते हैं। वैसे पोटेंशियल डिवाइडर एक तरह का रियोस्टेट ही होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका डब्बा होगा ना, जो प्रैक्टिकल में अपने काम लेते हैं, ट्रांजिस्टर वाला डब्बा, उसमें ये एक बटन लगा होता है ऐसी, इस बटन को आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, रोटेट करके ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज कर देता है सर्किट का, और जिससे क्या हो जाता है, वोल्टेज चेंज हो जाती है। समझ आई बात। तो इस कारण वोल्टेज को सेट करने का काम ये क्या करता है, पोटेंशियल डिवाइडर करता है। पोटेंशियल डिवाइडर का काम समझ आ गया आपको। अब आगे क्या है, इससे आगे अपने वोल्ट मीटर लगाते हैं जो वोल्टेज बताएगा अपने को सर्किट की, और फिर यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं, और एमीटर और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कैसे लगाने हैं उसका भी आपको ध्यान रखना होगा भी। ये वाला जो पॉजिटिव है और इस एमीटर का पॉजिटिव है, ये आगे पोटेंशियल डिवाइडर से कनेक्ट करके और आगे यहाँ पर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करने हैं, और नेगेटिव इधर कनेक्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर का, और इसका जो नेगेटिव है वो आप एन टर्मिनल से इसके कर सकते हो, सॉरी पी टर्मिनल से इसका कर सकते हो। तो इस तरीके से एक साइड वाला सर्किट तैयार हो गया। अब जो ये वाला है इधर वाली वोल्टेज है, इसको अपने VEE लिखा हुआ है शायद आपकी बुक में, या VEE, तो और इस वोल्टेज को अपने VEB लिखा हुआ है। ये तो है बड़ी बैटरी, ठीक है ना, और ये वोल्टेज अपनी इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज आपको ये नहीं माननी भी ये वोल्टेज है, आपको ये वाली माननी है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट आप आगे यूज कर रहे हो और जो पार्ट आप यूज करोगे वो आपकी इनपुट वोल्टेज हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में VEB क्या होगी, इनपुट वोल्टेज होगी, और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो आपका किस प्रकार होगा, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो आपका करंट फ्लो यहाँ IE होगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाला जो करंट फ्लो होगा, ये वाला करंट क्या है, IE है। इसको आप बना लेना यहाँ पर बच्चों, मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन दिखाना मैं भूल गया, इधर तो दिखा दी, इधर दिखाई नहीं, तो यहाँ डायरेक्शन आप शो कर लेना। तो ये IE यहाँ पर क्या है, इनपुट करंट है। आपको बस 4 चीज़ें याद रखनी है, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज क्या है। बस इतनी चीज़ें जिस बच्चे ने याद रख ली तो वो बच्चा क्या है, इसको आराम से कर सकता है। अब यहाँ पर अपने मिली एम्पियर एक जो लगाएंगे, मिली एम्पियर लगाएंगे,
ठीक है, मतलब कि क्योंकि यहाँ पर जो करंट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो होता है, तो मिली एम्पियर। और अब दूसरे साइड को अपने क्या करते हैं, रिवर्स बायस कर देते हैं बच्चों। तो जब अपने इसको रिवर्स बायस करेंगे तो अब इस साइड को रिवर्स बायस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस P को N नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा, तो नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और इस N को आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा, तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। समझ आई बात। और यहाँ पर आपको जो एमीटर और वोल्टमीटर लगाना है, ये एमीटर और वोल्टमीटर पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से सेट करना होगा कि बैटरी की पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव वाला नेगेटिव से, और इधर भी इसका एमीटर का नेगेटिव और पॉजिटिव इसका N से जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें जो ये वाला सर्किट है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IC हो रहा है, और IB दोनों में कॉमन करंट है, इसको आपको कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ इनपुट करंट IE, आउटपुट करंट IC, इनपुट वोल्टेज VEB और आउटपुट वोल्टेज VCB, क्योंकि यहाँ पर भी बैटरी लगाते हैं, और इससे अपने क्या करेंगे, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको सेट करेंगे, तो VCB होगी ना कि VCC। तो बिल्कुल दो सेम सर्किट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप देखो जो PN जंक्शन है, अगर इस सर्किट का ओनली हाफ पार्ट मैं आपको कहूँ तो वो एक PN जंक्शन की तरह का सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो जंक्शन होते हैं तो दो सर्किट बनते हैं, और दो सर्किट कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक ही सर्किट बनाते हैं। इसमें समझ आई इतनी बात आपको। तो सर्किट बनाना समझ आ गया। अब सर्किट में ज़्यादा इसका ही बताऊँगा, बाकी सर्किट जो जैसे आगे कॉमन इमीटर करेंगे तो उसमें डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से जोड़ना है, बाकी डिटेल में सर्किट आपको यही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, थ्योरी पढ़ते हैं अपने, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ बैटरी VBB, ये BB बैटरी है, इसको VBB बोला हुआ है बुक में। EB जंक्शन इज प्लेस्ड ऑन फॉरवर्ड बायस एंड विद बैटरी VCC, CB जंक्शन इज रिवर्स बायस। यानी VBB बैटरी की हेल्प से तो अपने क्या करते हैं, जो इनपुट वाला है या EB जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, और दूसरे की हेल्प से रिवर्स बायस करते हैं। टू चेंज द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज बोथ साइड्स पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड। यानी कि दोनों साइड अपने क्या करते हैं कि इस सर्किट को क्या करने के लिए, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सेट करने के लिए पोटेंशियल डिवाइडर का अरेंजमेंट यूज करते हैं। टू मेजर द इनपुट एंड आउटपुट करंट मिली एमीटर्स आर यूज्ड। मिली एमीटर इसमें अपने यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द सर्किट द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। अब इसमें एक चीज मेरे को ये गलत लग रही है, मुझे यहाँ पर म्यू एम्पियर आना चाहिए एमीटर। एक बार इसको बुक में अपने चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि गलत इंफॉर्मेशन आप तक ना जाए। तो देखो बच्चों, मिली एम्पियर यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो मिली एम्पियर यानी मिली एमीटर अपने इसमें यूज करेंगे। समझ आई बात। तो ये आपको सर्किट याद रखना है ऐसे का ऐसा। अब लैब में आपको पता है क्या चीज़ दिखेगी, लैब में अगर मैं बात करूँ कि जो आपके पास डब्बा होता है उस पर आपको ये चार चीज़ें दिखेगी। दो तो मिली एमीटर लगे होंगे, दो ही वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर होगा, एक उसके साथ मिली एमीटर होगा, और इधर क्या लिखा होगा आपके पास, इनपुट लिखा हुआ होगा। ठीक है, और इस वोल्टमीटर एमीटर के नीचे यहाँ पर एक बटन लगा हुआ होगा, और वो बटन यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा। और बिल्कुल सेम ही इस तरीके का इधर लगा होगा वोल्टमीटर एमीटर और नीचे एक बटन। ठीक है, तो इस तरीके का सर्किट आपको देखने को मिलता है। तो अपने क्या करते हैं कि टू मेजर द इनपुट एंड आउटपुट करंट मिली एमीटर्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द सर्किट द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। यानी कि अपने इस तरीके से अपने क्या करते हैं, इसके कर्व बनाते हैं। तो अब एक चीज़ आप ये क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करके बता दूंगा, मैंने देखा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आउटपुट वाला सर्किट है इसमें म्यू एम्पियर आना चाहिए, मतलब म्यू एमीटर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि जो आउटपुट वाला है वो रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो क्या होता है, म्यू एम्पियर के ऑर्डर का होता है। तो इसको मैं चेक करके और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। तो उतना टाइम क्योंकि आपकी बुक में तो यही दिया हुआ और बुक से मैंने नोट से तैयार किए हुए हैं, मतलब बुक को बेस मानकर। तो अब देखो अपने क्या करते हैं कि जब भी आपको सबसे पहले अपने इस पर दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लास्ट में कि ये किस प्रकार बनाते हैं, कि जब भी आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना होता है तो तब आप क्या करते हो, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रख देते हो, और आप क्या करते हो, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को चेंज करके कर्व बनाते हो। लेकिन जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हो तो वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच ही बनेगा, लेकिन आप इनपुट वाला करंट वहां पर क्या करते हो, कांस्टेंट करते हो। तो ये सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखने वाली है, यहां पर मेन चीज आपको याद रखनी है
कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होगा और इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बिटवीन ग्राफ बनाना होगा। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो आपको देखो यहाँ पर पता है क्या करना है, अब प्रोसेस समझ लो ग्राफ बनाने की। ग्राफ तो चलो आपको आ ही जाएगा। देखो आपको इस VCB वोल्टेज को कांस्टेंट कर देना है। मान लो यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट की हुई है जैसे 0 वोल्ट। सबसे पहले आप 0 वोल्ट पर इसको सेट कर दो, ठीक है। ये वाली वोल्टेज कितनी होगी, 0 वोल्ट। इस पोटेंशियल डिवाइडर का बटन घुमा के ये फिक्स होगी, ये आउटपुट वोल्टेज है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर वोल्टेज सेट करोगे इस इनपुट वाले बटन को घुमाकर और उसके रिस्पेक्ट करंट देखोगे। मान लो आपने 1 वोल्ट सेट किया, आपका करंट यहाँ पर कुछ मिली एम्पियर आ गया, मान लो 2 मिली एम्पियर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको बटन को घुमाया, इसको 2 वोल्ट पर सेट किया और ये करंट आपका 3 मिली एम्पियर आ गया, ठीक है। फिर आपने इसको 3 वोल्ट पर सेट किया बटन घुमा के, फिर आपका करंट 5 मिली एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ लेके और काफ़ी सारे करंट की वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड करनी है। तो जब आप इन दोनों को यहाँ पर ड्रॉ करोगे कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बिटवीन, तो आपको यहाँ पर ऐसे ग्राफ मिलेगा एक। अब आपको देखो दूसरा ग्राफ, यहाँ पर कई ग्राफ बनाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं एक ग्राफ से काम चल जाता है। कि दूसरा ग्राफ बनाने के लिए इसको मान लिया आपने 5 वोल्ट पर सेट कर लिया, 5 वोल्ट पर सेट कर लिया और 5 वोल्ट पर सेट करके फिर से यही प्रोसेस दोहरानी होगी आपको। लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब आप 1 वोल्ट पर सेट करोगे 2 एम्पियर ना आके कुछ ना कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। 2 वोल्ट पर सेट करोगे कुछ और आएगी, 3 पर सेट करोगे कुछ और आएगी। इस तरीके से फिर प्रोसेस दोहरानी है आपको, यानी रिपीट करनी है। तो 5 वोल्ट वाला भी ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको इस वोल्टेज को VCB जो आउटपुट वोल्टेज है इसको 10 वोल्ट पर सेट करना है। फिर आपको इस इनपुट वाले में 1 वोल्ट सेट करना है, फिर 2 वोल्ट सेट करना है, फिर 3 वोल्ट। तो इस तरीके से 3-4 ग्राफ आपको बनाने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो हेयर द आउटपुट वोल्टेज VCB इज केप्ट कांस्टेंट एंड चेंज इन इनपुट करंट IE एंड इनपुट वोल्टेज VEB इज मेजर्ड। यानी अपने क्या करते हैं कि VCB को कांस्टेंट करते हैं और VEB और IE के बिटवीन अपने क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ठीक है। For the with the help of VCB is measured for this with the help of R2 VCB is set to a fixed value। R2 की हेल्प से, मतलब R2 यहाँ पर क्या है, ये वाला इधर वाला जो पोटेंशियल डिवाइडर है, इसकी हेल्प से अपने इसकी वैल्यू सेट करते हैं। और क्या होता है, तो अपने वैल्यू सेट करके VCB सेट टू ए फिक्स वैल्यू एंड रिस्पेक्टिवली VCB इज VCB नहीं आना था, यहाँ पर VCE आना था, इज चेंज्ड द वैल्यू ऑफ IE इज नोटेड। यानी VCE की वैल्यू अपने चेंज करते हैं और IE की वैल्यू यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। मतलब इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज दोनों की वैल्यूज नोट करते जाते हैं। सो दिस ग्राफ इज शोन एज VCB 0 वोल्ट। इट इज सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड। यानी कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड की तरह ये वर्क करता है। नाउ वी सेट VCB -5 वोल्ट, यानी -5 का 5 वोल्ट आना था यहाँ पर, एंड ऑब्टेन 1 मोर ग्राफ, एक और ग्राफ बनाते हैं। सो वी दैट द वैल्यू ऑफ IE इंक्रीजेज आफ्टर ए फिक्स वैल्यू ऑफ VEB। तो अपने ये देखते हैं कि हर एक ग्राफ में स्टार्टिंग में तो वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू के बाद क्या हो जाता है, ये IE की वैल्यू है ये इंक्रीज होनी स्टार्ट कर देती है। तो इस फिक्स वैल्यू को, इस वोल्टेज को अपने क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल देते हैं। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वाली वोल्टेज होती है बच्चों जिसमें क्या होता है कि जिसके बाद उस वोल्टेज पर पहुंचने के बाद जो क्या है करंट की वैल्यू, इनपुट करंट की वैल्यू वो एकदम से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। इट्स वैल्यू बिटवीन 0.1 to 0.5 वोल्ट। जो इसकी वैल्यू होती है ना वो 0.1 to 0.5 वोल्ट के लगभग अक्रॉस होती है ये वाली वैल्यू। अब अपने को निकालना है यहाँ पर जो इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो जैसे आपने डायोड में रेजिस्टेंस निकाले थे ना, तो यहाँ पर भी अपने रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे कि इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस RIB होगा जो, वो डेल्टा EB अपॉन डेल्टा IE के इक्वल होगा। मतलब इनपुट वोल्टेज में जितना चेंज आया अपने ग्राफ पर 2 पॉइंट ले लेंगे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये रेजिस्टेंस किसका है, जो ट्रांजिस्टर का EB जंक्शन द्वारा जनरेट होता है। जो EB जंक्शन है उसका कितना का रेजिस्टेंस है, तो अपने किसी भी ग्राफ पर 2 पॉइंट लेके और उसके रिस्पेक्ट यहाँ वोल्टेज निकाल लेंगे और इधर अपने क्या करेंगे, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये डेल्टा IE हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला डेल्टा VCB हो जाएगा, VEB हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे और कांस्टेंट यहाँ पर क्या रखा हुआ है, VCB कांस्टेंट है। तो RIB की वैल्यू लगभग 50 to 100 ओम की इक्वल आती है, ठीक है। अब बात आती है, बच्चे सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा,
ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा, तो आपको डायरेक्ट आएगा कि एक्सप्लेन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो आपको सारा यानी एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको सारा कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। अब आपका जो मेन चीज़ है इसमें, जो एग्जामिनर चेक करता है, आपकी थ्योरी कभी नहीं देखता वो कि आपने थ्योरी में क्या लिखा है, और आप मेरी वाली थ्योरी को बुक से मैच करके देखोगे तो आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगी। ठीक है, तो आपको थ्योरी ये वाली याद रखनी है, क्योंकि मैंने इसको सिंपल करके बनाया हुआ है थ्योरी को। बुक में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको मत पढ़ना आप बुक वाली थ्योरी को, इसके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाली थ्योरी लिखनी है। और एग्जामिनर जो मेन चीज़ चेक करता है इसमें आपकी, वो सबसे पहले तो चेक करेगा कि आपने यहाँ पर सर्किट सही बनाया हुआ है, इसको फॉरवर्ड बायस किया, इसको रिवर्स। वो बैटरी के टर्मिनलों से और ट्रांजिस्टर देख के चेक कर लेगा कि आपका सर्किट सही है क्या। फिर दूसरे नंबर पर वो देखेगा जो आपने ग्राफ बनाए हुए हैं, कि जो अपना ग्राफ बनाया हुआ है उसमें किस किस के बीच में आपने ग्राफ बनाए हैं और किस चीज़ को कांस्टेंट रखा है। मतलब उसकी नज़र इन तीन चीज़ों पर होती है कि आपने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, कौन सी वोल्टेज, इधर कौन सा करंट लिया हुआ है, और इधर क्या है, कौन सी वोल्टेज को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो वो दोनों ग्राफों में आपके देखेगा, और देख के जो ग्राफ आपके सही है, सर्किट सही है, तो आपको नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं होता कि आपका एक एक शब्द चेक करे, कि जो आपने लिखा हुआ है एक एक वर्ड वो चेक करे। तो मेन आपका पर्पज़ यही होना चाहिए कि जो बेसिक चीज़ है इसमें वो आपकी तैयार होनी चाहिए। समझ आई बात। अब ग्राफ देखो, थ्योरी आप ये वाली खुद भी लिख सकते हो, आप मेरे से थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है आपकी वाली थ्योरी, लेकिन उसका सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए बस थ्योरी का। समझ आई। तो अब नेक्स्ट टाइम कि अब अपने आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं। फॉर दिस करेक्टरिस्टिक इनपुट करंट आई ई पुट रिमेन कांस्टेंट। भी अपने क्या करते हैं, आउटपुट वाला बनाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना है। बनेगा ये वाला ग्राफ भी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच ही, लेकिन आपको इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना होगा यहाँ पर। वहाँ पर आपने इससे पीछे वाले में आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखी थी, लेकिन इसमें इनपुट करंट कांस्टेंट रखना है। तो यही मेन यानी खेल का हिस्सा होता है, जो आपका यानी नंबरों वाला खेल है 100/100 वाला, कि आपका यहाँ एग्जामिनर ये चेक करता है कि बच्चे को कितना पता है, कितना कांस्टेंट रखना है, किसको किस किस के बीच ग्राफ बनाना है। ये बेसिक नॉलेज आपकी चेक की जाती है बड़े क्वेश्चन में। समझ आई। फॉर दिस करेक्टरिस्टिक कर्व इनपुट करंट आई ई पुट रिमेन्स कांस्टेंट एंड चेंजेस। अब चेंज किस में होंगे, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट यहाँ पर क्या है, तो आपको होगा कि सर वी सी बी आउटपुट वोल्टेज है और आई सी यहाँ पर आउटपुट करंट है। तो अपने इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। तो अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। अब आप में से कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये ग्राफ ऐसे क्यों आते हैं, तो ये प्रैक्टिकली आए हुए ग्राफ हैं। आप प्रैक्टिकल पहले तो होता था, 12वीं क्लास में भी होता था ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल, लेकिन अब हटा दिया गया है, आपका ट्रांजिस्टर वाला नहीं है। शायद है भी प्रैक्टिकल, लेकिन स्कूल वाले करवाते नहीं है क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ता है ये वाला प्रैक्टिकल। तो बाकी आप आगे बीएससी में जाके ये प्रैक्टिकल कर भी लोगे, वहाँ तो ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है करना इसको। तो देखो क्या है कि चेंज करते हैं अपने, किसको चेंज करेंगे, वी सी बी को चेंज करेंगे, आई सी को अपने क्या कर देंगे, नोट करते जाएंगे वैल्यू। तो सबसे पहले अपने आई ई को कांस्टेंट करेंगे, आई ई को कांस्टेंट कर देंगे। आई ई को पहले 0 मिली एम्पियर पर सेट कर दिया इनपुट करंट को। अब अपने वोल्टेज सेट की 0 वोल्ट, उसके लिए वैल्यू नोट कर ली करंट की कितनी है। फिर 5 वोल्ट उसके लिए सेट कर ली, 10 वोल्ट उसके लिए नोट कर ली, 15 वोल्ट सेट की, उसके लिए करंट की वैल्यू नोट कर ली आपने, और ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, और इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया है उसको नाम दे दिया कट ऑफ रीजन। वैसे इसका नाम दे दिया कट ऑफ रीजन। होता क्या है, काम क्या आता है, तो ये सारी आपकी चीज़ें, इसमें दिमाग मत लगाना, ना ही आपके पास टाइम है इतना दिमाग लगाने का। बस होता है तो होता है। समझ आई। फिर अपने क्या करना है कि आई ई की वैल्यू को 1 मिली एम्पियर पर सेट कर देना है। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, 0 वोल्ट के लिए वैल्यू देखेंगे, फिर 5 वोल्ट के लिए, फिर 10 के लिए, फिर 15 के लिए, इस तरह से दूसरा ग्राफ। फिर आई ई की वैल्यू को 2 मिली एम्पियर पर सेट करना है, और वी सी बी की वैल्यू चेंज करती जानी है, और आई ई की वैल्यू नोट करते जानी है। और इस तरीके से आपके पास 5-6 ग्राफ आपने बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ग्राफ आ जाएंगे। अब इस ग्राफ में जो ये वाला एरिया है, इतना एरिया इसको एक्टिव रीजन बोल देते हैं, इधर वाला एरिया सैचुरेटेड रीजन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट सैचुरेटेड मतलब कांस्टेंट सा हो जाता है जो आपका करंट है। ठीक है, और इस वाले को कट ऑफ रीजन। तो ये 3 रीजन आप लिख देना।
और किस किस के बीच ग्राफ बनता है। और ये ग्राफ ऐसा ही क्यों आता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बनाया हुआ ग्राफ है, ऐसा ही आता है। समझ आई। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ आई कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर R1। द वैल्यू ऑफ आई इज प्लेस्ड एट 0 मिली एम्पियर, 0 मिली एम्पियर पर सेट करेंगे एंड रिस्पेक्टिवली VCB एंड IC इज नोटेड एंड ड्रॉ द कर्व। अपने कर्व बनाते हैं। वी सी दैट व्हेन IE इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर, VCB नॉट इज इक्वल टू 0, IC नॉट इज इक्वल टू 0, सो दिस रीजन इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। यानी कि जब IE की वैल्यू 0 है तब भी अपने पास VCB और IC के बीच एक ग्राफ आता है, इस कारण इसके बीच के रीजन को अपने क्या बोल देते हैं, कट ऑफ रीजन। और ये जो ग्राफ होता है ये रिवर्स बायस के ग्राफ के सिमिलर होता है, क्योंकि जो आपने की आउटपुट वाला जो मतलब जंक्शन है वो क्या है, रिवर्स बायस आपने किया हुआ है। समझ आई। फिर उसके बाद आता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहोगे कि सर आपकी राइटिंग चेंज हो गई है ना, ऊपर वाली राइटिंग देखो और नीचे वाली। ये मेरी पिछले साल की राइटिंग है, ये इस साल की है, क्योंकि पिछले साल जो नोट्स बने हुए हैं ना वो मेरे यहीं तक बने हुए थे। अब ये वाले नोट्स मैंने अब बनाए हैं, अब तैयार किए हैं। ठीक है, तो काफ़ी चेंज आ गया है ना, नोट्स लिख लिख के मेरे राइटिंग में काफ़ी चेंज आ गया है। तो चलो आपको बढ़िया लगनी चाहिए। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अपने क्या करेंगे कि अब आपको इमीटर वाला टर्मिनल यहाँ पर क्या करना होगा, कॉमन रखना होगा। मतलब दोनों ही जो आपके पास इनपुट वाला जंक्शन है और आउटपुट वाला जंक्शन, उसके लिए जो कॉमन टर्मिनल होगा वो कौन सा होगा, इमीटर टर्मिनल यहाँ पर कॉमन होगा। समझ आई बात। तो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द इमीटर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। हियर इमीटर बेस सर्किट इज इनपुट सर्किट एंड इमीटर जो इमीटर कलेक्टर सर्किट इज आउटपुट सर्किट। यानी कि यहाँ पर देखो बच्चों क्या होता है, ये वाला जब अपने सर्किट यहाँ पर देखते हैं, अरे ये यहाँ पर लगाना ही भूल गया मैं, हाँ चलो कोई नहीं अब लगा लेंगे, यहाँ एमीटर लगाना भूल गया मैं। ठीक है, तो जो जो गलती है इसमें मैं उसके लिए सॉरी बोल देता हूँ, मैंने चेक नहीं किया आज, डायरेक्ट ही लग गया मैं पढ़ाने। जो आपका PDF था, जो जो गलतियाँ वो मैं सेट कर दूंगा जब आपको PDF दूंगा ये वाला, और जो जो बता रहा हूँ आपको आप सेट कर भी लेना अगर मेरे से रह जाए कोई कमी शमी। तो अब देखो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी ये यहाँ पर काटा हुआ है, यहाँ पर भी ये क्या हो गया, वाइटनर ख़त्म हो गया था मेरे पास, वाइटनर अवेलेबल नहीं था, तो इस कारण ये आपका यहाँ पर मेरे से थोड़ा गलत हो गया था, सर्किट काटा लगाया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर आपका जो ये कॉमन इमीटर वाला टर्मिनल है, इस इमीटर वाले टर्मिनल को आपको क्या करना है, कॉमन रखना है बीच में। बाकी दो टर्मिनल ये वाला हो जाएगा, एक बेस वाला और एक कलेक्टर वाला। इन दोनों मतलब अब जो आपके जंक्शन बनेंगे वो BE जंक्शन यानी EB जंक्शन इनपुट वाला बन जाएगा और CE जंक्शन यहाँ पर आउटपुट वाला। पिछले में CB जंक्शन आउटपुट था, लेकिन यहाँ पर CE क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। सर्किट पिछले के सेम ही है, आपको क्या करना होगा, इनपुट वाले को आपको फॉरवर्ड बायस करना है। तो अब देखो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि जो अपने ट्रांजिस्टर का सिंबल लगाते हैं ना इमीटर पर, यहाँ पर इमीटर पर नहीं लगाया हुआ, तो इमीटर पर जो अपने सिंबल लगाते हैं, जैसे यहाँ पर अपने इसको एंटर करता हुआ, तो अब यही सिंबल अपने को बताता है कि जैसे ये ट्रांजिस्टर है आपके पास, इस तरीके का आपको ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, ऐसे आपको दिया हुआ है, और ये आपको ऐसे करंट की डायरेक्शन शो कर दी। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इमीटर पर शो करते हैं। अब इमीटर पर शो करते हैं, तो अब ये कौन सा है, PNP है या NPN है, इसका भी अपने को इस जो अपने कॉमन बेस और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन किया इससे पता लग जाएगा। अब आप देखो कि जो ट्रांजिस्टर का ये वाला बेस टर्मिनल जब कॉमन है, तो इधर वाला हिस्सा यानी ये वाला पार्ट है लेफ्ट साइड वाला, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए देखो करंट को आपको इस इमीटर पर अंदर भेज रहे हो, अंदर भेज रहे हो, तो इधर वाले को आप प्लस से जोड़ रहे हो, और फॉरवर्ड बायस में प्लस को किससे जोड़ते हैं, P से जोड़ते हैं, पॉजिटिव से, और S को किससे जोड़ते हैं, N से जोड़ते हैं। तो ये PNP ट्रांजिस्टर आप कह दोगे। समझ आई। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास ट्रांजिस्टर दूसरा हो, कौन सा, NPN हो, तो उसमें जो आपके पास सिंबल लगा हुआ होता है वो ऐसे लगा होता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये वाला जब बाहर आ रहा है करंट, तो मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल पर करंट बाहर आता है और पॉजिटिव से अंदर जाता है। तो अब इसको आप क्या कर रहे हो, बेस को पॉजिटिव के साथ और इमीटर को नेगेटिव के साथ जोड़ रहे हो। तो इसको हमेशा फॉरवर्ड रखना होता है, तो नेगेटिव को N के साथ और पॉजिटिव को P के साथ, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो इस तरीके से आप PNP और NPN ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे PNP होता है,
कैसे NPN होता है। तो अब ये वाला ट्रांजिस्टर कैसा ट्रांजिस्टर है, तो अब अपनी चेक करते हैं। मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो आप खुद चेक करके देखो। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला, चलो ये सिंबल लगाया हुआ है, मतलब करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, तो अपने इधर क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। और पॉजिटिव से मतलब इस साइड को आपको फॉरवर्ड बायस करना होता है तो पॉजिटिव को P से कनेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, जब P आ गया तो ये PNP ऑटोमेटिक से हो गया, ये भी PNP ट्रांजिस्टर है। पॉजिटिव को P से, नेगेटिव को N से एक वोल्टमीटर लगा देते हैं और एक मिली एमीटर यहाँ पर लगा देते हैं। समझ आई बात? सॉरी, म्यू एमीटर यहाँ पर लगाएंगे। क्या वो कौन सा लगाएंगे? म्यू एमीटर। अब आप कहोगे कि म्यू एमीटर क्यों? क्योंकि जो IB करंट है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है, इसमें इनपुट आउटपुट वोल्टेज, इनपुट आउटपुट करंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज VB है और इनपुट करंट IB है जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है। आपको कॉमन वाला करंट कभी भी नहीं लेना इनपुट आउटपुट की फॉर्म में, आपको जो करंट बचे हुए हैं वो वाले इनपुट आउटपुट के फॉर्म में आपको लेने पड़ेंगे। इधर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मिली एमीटर लगाना पड़ेगा। और ये वाला क्या है आपके पास, VC यहाँ पर इनपुट आउटपुट वोल्टेज है और IC यहाँ पर क्या है, आउटपुट करंट है आपके पास। समझ आई? वही पोटेंशियल डिवाइडर है। वैसे ही अपने ग्राफ बनाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब आप बनाओगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ के बताऊंगा, थ्योरी आप खुद पढ़ोगे, कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होता है और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट इन दोनों के बीच ग्राफ बनाना होगा। तो आप VCE की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रखते जाओगे, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, और इस वोल्टेज यानी जो आपके पास VB है, VBE है, इस वोल्टेज की वैल्यू सेट करोगे और करंट की वैल्यू को देखते जाओगे। ये म्यू एम्पियर में करंट आएगा, तो यहाँ पर म्यू एम्पियर यानी कि म्यू एमीटर यहाँ पर लगा हुआ होगा। समझ आई बात? म्यू एमीटर यहाँ पर आपको लगाना है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से ग्राफ बनाओगे, बिल्कुल इसी तरीके का ग्राफ आपका क्या आएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, अब आपको जो करंट यहाँ पर इनपुट वाला कांस्टेंट रखना होगा। तो आउटपुट वाला ग्राफ बनाने के लिए IB को कांस्टेंट रखना है और VCE और IC के बीच आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब आपने देख भी लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ द इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VB द वैल्यू ऑफ IB इंक्रीजेज आल्सो एट ए फिक्स मिनिमम वैल्यू VB ही द फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स, दिस मिनिमम वैल्यू इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी कि एक फिक्स वैल्यू के बाद एकदम से क्या हो जाता है, IB की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, इसको अपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह देते हैं। अब इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस है वो डेल्टा VB अपॉन में IB आएगा, ठीक है। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएंगे तो वो कर्व आपके पास ऐसे आएंगे। अब आउटपुट के लिए इनपुट करंट IB को अपने कांस्टेंट रखते जाएंगे, यहाँ IB लिखा है, ये IB है, इसको कांस्टेंट रख के और इस तरह से ग्राफ बनाते जाएंगे। ये नीचे वाला कट ऑफ, बीच वाला एक्टिव और ऊपर वाला ही आए, सॉरी ये वाला जो पार्ट बीच में बचा हुआ है ये सैचुरेटेड रीजन आ जाएगा। समझ आई? बिल्कुल सारा कुछ वैसे तरीके से है, सारी थ्योरी वही है, आप पढ़ के देखना, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस कारण मैं पढ़ के नहीं बता रहा। वैसे ही यहाँ पर आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है दोनों में। ग्राफ किस तरीके से बनाने हैं सारा कुछ। एक चीज यहाँ पर और है जो सबसे ज्यादा बच्चों को तंग करती है। देखो आपको पता है कि जो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाली है इसको फॉरवर्ड बायस करना होता है जंक्शन को, और इसको रिवर्स बायस। लेकिन इस ट्रांजिस्टर में जब अपने आउटपुट वाले की बात करते हैं तो एक टर्मिनल तो ये आता है, एक टर्मिनल ये आता है, और इसमें ये टर्मिनल भी P है और ये टर्मिनल भी P है। तो अब इसको फॉरवर्ड बायस कैसे करें, सॉरी रिवर्स बायस कैसे करें इसको? दोनों टर्मिनल ही P आ गए, तो अब अपने इसको रिवर्स बायस कैसे करेंगे? समझ आई बात? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे करें, भी दोनों P आ गए तो अब अपने को पता कैसे लगेगा किसको पॉजिटिव के साथ जोड़ना है किसको नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है करंट की डायरेक्शन की हेल्प लेनी है आपको, ठीक है। एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होती है, ये होती है ना करंट की इक्वेशन। तो IE की डायरेक्शन जब ऊपर की ओर है तो यानी इनपुट हो रहा है मतलब करंट, तो ये वाले दो करंट यहाँ से बाहर निकलेंगे क्योंकि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC के इक्वल होता है। अब देखो ये करंट यहाँ पर बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल के ये एंटर किस में करेगा, नेगेटिव में करंट हमेशा एंटर करता है,
ठीक है, और पॉजिटिव से करंट क्या होता है, निकलता है। तो यहाँ से करंट निकला और यहाँ पर एंटर किया, मतलब यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और उधर क्या ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको करंट की डायरेक्शन की हेल्प लेके IB, IE और IC की हेल्प लेके आपको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सेट करना होता है इसका। वैसे कोई इसका पैमाना नहीं है, ठीक है। वैसे तो होता भी है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका हाई करते हैं, इसका लो करते हैं, वो आप याद मत रखो। मैंने तो इसको ऐसे ही, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपकी बुक में और तरीका दिया हुआ है इसका, वो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको करंट की डायरेक्शन देख के और पॉजिटिव नेगेटिव लगा देना है। समझ आई बात। फिर नेक्स्ट है, दो चीज़ें आती हैं, करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अब होता क्या है ये वो भी पढ़ेंगे। और फिर कॉमन इमीटर के लिए, ठीक है, दोनों के लिए। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन किसको बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट करंट इज कॉल्ड करंट गेन। यानी कि आउटपुट और इनपुट करंट का रेशियो को अपने क्या बोल देते हैं, करंट गेन बोल देते हैं। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट करंट होता है IE और आउटपुट होता है IC। तो करंट गेन जो आएगा आउटपुट बटा में क्या आएगा, इनपुट आएगा, तो आउटपुट बटा इनपुट मतलब IC अपॉन IE। और आपको पता है कि IE जो होता है वो IB और IC के सम के इक्वल होता है, यानी कि दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो जो आपका IE है ये बड़ा है, IB की वैल्यू हालांकि बहुत छोटी होती है, लेकिन IC आपका हमेशा इस IE से कम ही होगा। तो इस कारण एक तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि दो करंट का रेशियो है, इसको अल्फा से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.9 से लेके 0.99 के बीच में होती है, बट लेस देन 1 होगी। और अगर अपने थोड़े से के लिए, ये तो पूरे करंट के लिए वैल्यू है, पूरा करंट आपने कितना लिया, अगर थोड़ी किसी स्पेसिफिक करंट के लिए या छोटी करंट रेंज के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करें तो उसको अल्फा डायनामिक बोल देते हैं। ये डेल्टा IC अपॉन डेल्टा। आपको तो ऊपर वाला याद रखना है कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन आता है वो अल्फा होता है, और अल्फा की वैल्यू IC बटा IE के इक्वल आती है। समझ आई। इसी तरीके से करंट गेन जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट IB होता है, आउटपुट करंट IC होता है। तो करंट गेन जो इसमें बनेगा वो IC बटा IB, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगी। और बीटा जो होगा इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है 1 से, क्योंकि IC करंट IB के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता है, और डायनामिक वाला इसमें भी यही होता है। तो आपको अल्फा और बीटा सबसे ज़्यादा याद रखने वाला है, क्योंकि छोटे जो 1 या 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें ये अल्फा और बीटा आते ही आते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो अब आपको एक चीज़ मैं आप ये लास्ट में ये क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये सिस्टम क्या है सारा, ठीक है ना। तो आपको बच्चों बताना चाहूँगा कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तो आपके बिल्कुल बेस दिया हुआ है, बेस में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी हुई है, बिल्कुल क्लियरली सारा कुछ नहीं दिया हुआ। तो जितना आपको दिया है उतने में आप उलझो मत, वैसे उसको याद कर लो। अब आप देखो कि आपको अगर उलझने की बजाय कि ट्रांजिस्टर में ऐसा ही क्यों होता है, इसमें इनपुट करंट ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, इतने क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आप खुद कन्फ्यूज होगे। आपको जितना दिया हुआ सर्किट बनाओ, आप ग्राफ देखो किस किस के बीच बनाना है, फिर देखो मुझे थ्योरी को अटेम्प्ट कैसे करना है, थ्योरी कैसे लिखनी है, क्या क्या चीज़ें मेन याद रखनी है। मैं बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इसको अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना वो उनको अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, तो वो आपको स्पेशली याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है, लिख के याद होता है। 2-3 बार इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करो और इसका ग्राफ बना के देखो, ग्राफ किस तरीके से आपको ग्राफ ऐसे के ऐसे याद रखने पड़ेंगे, किस किस के बीच ग्राफ बनता है, कैसे इसमें करंट की डायरेक्शन शो होती है, कैसे इनपुट और आउटपुट को फॉरवर्ड रिवर्स बायस करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।